Fund Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। आर्थिक लक्ष्य कोई सा भी हो, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप उसे अचीव कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपके पास होना चाहिए सही फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, और ये आप कैसे बनाएंगे? तो पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में हम लागरो में आ गए हैं और यहाँ के कर्मचारियों से करेंगे बात। आपके आर्थिक सपनों की जो उड़ान है उसे पंख देती है आपकी फाइनेंशियल रणनीति, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। लेकिन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए रेसिपी क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे, क्योंकि हम आ गए हैं लागरो में, जहाँ के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें आज हम बताने वाले हैं कि आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं रजत चट्टोपाध्याय, सीनियर वीपी एंड जोनल हेड वेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड, और साथ ही हमारे फाइनेंशियल प्लानर वाइस इन्वेस्टर के सीईओ हेमंत तुस्तिगी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, जब भी हम आर्थिक रणनीति की बात करते हैं, तो एक कॉमन सा माइंडसेट होता है हेमंत जी, जहां पर लोग बोलते हैं कि हमने तो बचत खाते में पैसे रखे हुए हैं, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास गोल्ड भी है। निवेश और बचत में फर्क क्या होता है, और उस फर्क को समझने के बाद हमें क्यों एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। वो जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ज़रूरी सेव करना है, और इन्वेस्ट करने से पहले आपको सेवर बनना पड़ेगा। आपके पास कोई बचत होगी तभी आप इन्वेस्ट करोगे। बट जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी बार हमें लगता है कि हमने पैसा बैंक में रखा और हमें लगता है कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ सेविंग की है। और आप सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो आपकी इनकम है आपको डिसाइड करना है उसका कितना हिस्सा आप सेव कर सकते हो। उसके लिए कोई थंब रूल भी हो सकते हैं, उसके लिए आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, आपके अपने पर्सनल गोल हो सकते हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है फैमिली की वो भी हो सकती है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा आप बचा सकते हो। पहला कदम है पैसा बचाना। फिर सवाल आता है कि बचाने के बाद हम करें क्या। अगर हमें बहुत क्लैरिटी है अपनी लाइफ में कि हमें पैसा कमाना है, तो उतनी क्लैरिटी हमें उतनी भी होनी चाहिए कि हमको पैसे का करना क्या है। हमारे बहुत सारे गोल्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, 1 या 2 साल में कुछ करना है, 2-3 साल के बाद कहीं घूमने जाना है, या कुछ गाड़ी खरीदना है, या फिर अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए हो सकता है, उनकी शादी के लिए हो सकता है, अपने रिटायरमेंट के लिए हो सकता है। तो गोल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है, जैसे हमने बिल्कुल सही कहा, कि पैसा बैंक में रख दिया तो हमको लगता है सेव हो गया, अपने आप बढ़ेगा। अपने आप नहीं बढ़ेगा वो, आपको उसको काम पे लगाना है। आप काम पे कैसे लगाएंगे? उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि खाली सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। आपके कमाए हुए पैसे आपको कमा कर दे सकते हैं, और ये तब होगा जब आप उसको सही तरह से इन्वेस्ट करेंगे। रजत जी, मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना बचा सकता हूं और मैं कितना निवेश कर सकता हूं। ये सब मैं कैसे समझूं? फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने के इंग्रेडिएंट्स सब क्या क्या होते हैं? हेमंत जी ने जो एकदम सही बात बताया कि फाइनली आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। तो पहले तो आप वो डिफाइन कीजिए कि आपका गोल्स क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो मेरे हिसाब से आपको वही प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए जो आपको उसी हिसाब से आपको हेल्प करे। लॉन्ग टर्म के लिए आप 5 साल 10 साल के लिए हिसाब से आप सोचें, तो आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या फिर एक शॉर्ट टर्म गोल का हम एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं लोगों को। शॉर्ट टर्म मतलब कितने साल होते हैं? शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म हम लोग तो कर इसमें सकते अगर हैं। आपको तो सपोज किसी को वेकेशन में जाना है तो उस वहाँ पे अगर 1 साल का अगर पैसा 1 साल के बाद आपको वेकेशन में जाना है या 2 साल के बाद वेकेशन जाना है, तो वहाँ पे आप इक्विटी में आप रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। क्योंकि वो आपको इमीडिएटली आपका रिक्वायरमेंट होगा। इक्विटी किसे बोलेंगे? शेयर मार्केट को? शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड भी है जो इक्विटी है। तो वहाँ पे अगर आपका हॉलीडे अगर आपका गोल है, तो वहाँ पे आपको डेट फंड या आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट या कोई भी जो ट्रेडिशनल जो डेट प्रोडक्ट्स है, सेफ प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे आप लोग को पार्क करना चाहिए। बट जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन या आपका गोल लॉन्ग टर्म रहा, कि जहाँ पे आपको एजुकेशन के लिए चाहिए या मैरिज के लिए चाहिए, या फिर आपको घर बनाने के लिए चाहिए, विच आपका रिक्वायरमेंट होगा 10 साल 15 साल के बाद फॉर एग्जांपल, तब आपको वहाँ पे आपको डेट नहीं काम करेगा,
क्योंकि डेट में आपको लिमिटेड रिटर्न आएंगे, हाँ। बट जहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन करना है वहाँ पे आपको इक्विटी का ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको हम डेट और इक्विटी में फर्क क्या है वो समझाते हैं। किसको हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, किसे हम डेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं सर? आई थिंक उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जी शॉर्ट टर्म में हम क्यों बोलते हैं कि थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करना है? हाँ, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी प्रायोरिटी होती है। अगर आपको पैसा 1 या 2 साल के बाद चाहिए, रिटर्न तो कमाना ही है, लेकिन आप पैसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप चाहते हो कि जो प्रिंसिपल पैसा है मेरा जमा इन्वेस्ट किया वो तो रहना चाहिए, लेकिन अगर मुझे थोड़ा बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो कैपिटल सेफ्टी होनी चाहिए। अब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा रिटर्न चाहिए। अब इन्फ्लेशन तो हम सभी जानते हैं, करेक्ट? अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन हमारे देश में 6 या 7% है और आपने पैसा अगर बैंक में डाल दिया जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, उसके ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हो 20%, 30%, तो आपके हाथ में कितना है? 5%। इन्फ्लेशन है 7%, आपकी नेट इनकम जो है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है 5% है, तो गैप है, 2% का गैप है। मतलब आपका पैसा बढ़ेगा नंबर्स में लेकिन वैल्यू में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना। राइट। अब हम बात करते हैं डेट और इक्विटी में फ़र्क क्या है। देखिए, हम सभी अपनी लाइफ में कभी हमारे दोस्त रिश्तेदार हमसे पैसा मांगते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं। तो डेट एक तरीके से क्या, आप किसी को उधार दे रहे हो पैसा। कंपनीज को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, वो आपसे पैसा लेते हैं। बैंक में आप क्या करते हो? आप बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते हो। वाई डू दे पे ये इंटरेस्ट? वो क्यों इंटरेस्ट देते हैं आपको? क्योंकि वो सामने किसी को लेंड करते हैं, वहाँ से कमाते हैं, आपको देते हैं। ऐसे ही डेट का मतलब ये है कि आप किसी को पैसा दे रहे हो। किसको पैसा दे रहे हो? किसी कंपनी को दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो, या तो फिर बैंक को दे रहे हो, राइट? तो डेट तो हो गया वो। दूसरा, इक्विटी का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम सभी की एस्पिरेशन रहती है लाइफ में कि यार अगर छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें या अपना बड़ा बिजनेस बना लें, लेकिन हम सभी तो बिजनेस नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रूवन मैनेजमेंट है, प्रूवन प्रोडक्ट है, प्रूवन मार्केट है। हम कहते हैं एक काम करते हैं यार, हमको पैसा लगाना है ना, अब इसी बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। यानी जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हो। सपोज आपके पास 10 शेयर है, मतलब उतनी ओनरशिप आपकी है। इक्विटी का मतलब है आप बिजनेस के ओनर बने। डेट का मतलब है आपने पैसा किसी को उधार दिया। ये बेसिक डिफरेंस है। उसी के साथ साथ आपकी सोच बदलनी चाहिए। आप जब किसी को पैसा देते हो, चाहे आपका दोस्त भी हो, तो आप उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हो कि यार पिछली बार पैसा लिया था, वापस दिया कि नहीं दिया, या उसकी रेपुटेशन कैसी है। वही आप कंपनी में देखते हो, उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, वो कंपनी कैसी है, फिर आप उसको पैसा देते हो। इक्विटी में आप क्या करते हो? इक्विटी में आपकी सोच जो है एक ओनरशिप की होनी चाहिए, ओनर्स की तरह, कि बिजनेस में अप एंड डाउन होंगे, डरना नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई कंपनी है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई कारण नहीं कि आगे जाके भी परफॉर्म करेगी। तो माइंडसेट आपका बदलना है। डेट का मतलब है आपको सेफ्टी, आपको देखना मैं किसको पैसा दे रहा हूँ। इक्विटी में भी आपको देखना किसको पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी जो सोच है वो होनी चाहिए एज ए ओनर। ऑलराइट, गोल्स हमने इसीलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की आपको समझाइश दी है क्योंकि आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। वो घर खरीदने का भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा, बच्चों की शादी का, आपका रिटायरमेंट, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। जब तक फाइनेंशियल गोल नहीं पता होगा, कितने सालों में कॉर्पस चाहिए वो नहीं पता होगा, तब तक आप फाइनेंशियल रणनीति नहीं बना सकते। अब बारी आती है अपने फाइनेंशियल गोल को एक रकम देने की, एक कॉर्पस देने की। रजत जी, मुझे कैसे समझ में आए कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत होती है? अप्रॉक्सीमेट अमाउंट तो सबको पता होता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें रिस्क बहुत सारे होते हैं। इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। ये रिस्क समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है, सो दैट मैं एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लूँ अपने पोर्टफोलियो में। कैसे होगा? हम लोग ने अभी हॉलीडे का एग्जांपल लिया। हॉलीडे नॉर्मली कोई भी फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में अगर जाना है तो रिक्वायरमेंट होती है कि ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख का पर पर्सन के हिसाब से हम लोग अंदाज़ा ले सकते हैं। राइट। तो अगर 4 मेंबर है तो हमको मोर और लेस 4 लाख का रिक्वायरमेंट है, विच वुड बी आफ्टर अ ईयर। जी। तो वो 4 लाख कहाँ से आएगा? बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन है कि वो 4 लाख या तो फिक्स डिपॉजिट से आ सकती है, या फिर आप वो SIP भी कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में आप लमसम भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी प्रोडक्ट्स है जो लो रिस्क है, हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। तो आपको हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, बिकॉज आपका रिक्वायरमेंट 1 साल 2 साल में 1 साल 2 साल का है। तो आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी, या जैसे हमारे हाइब्रिड इक्विटी फंड है, आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। ओके। कि चलो थोड़े पैसे आए, बोनस पैसे आए, इंसेंटिव्स आए, थोड़े मैं वो फंड में डाल दिए, 2-3 साल का रिक्वायरमेंट है,
तो हाइब्रिड इक्विटी फंड इज द Safe है। इक्विटी हाइब्रिड फंड इज द मोस्ट एलिजिबल प्रोडक्ट। पर आपको मतलब अगर आपको अपने हिसाब से अगर वो एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, सो इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ कि थोड़े फिक्स डिपॉजिट भी कर लिए और थोड़े ये हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है वो आप ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप वो गोल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया जो ब्रेक का एक छोटे से, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम ये समझाने वाले हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपने हर तरह के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उन्हें हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए हर अवधि का आपके पास विकल्प है। कैसे आपके सारे सपने इस निवेश के जरिए पूरे हो सकते हैं, और खासतौर से अगर आप एक नए निवेशक हैं तो क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाना चाहिए अपने पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको समझाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards. पहला कदम। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards. पहला कदम सीजन 5। पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं लाग्रो में, जहां पर अब यहाँ के कर्मचारियों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे जरिए आज करवाना चाहते हैं। आप सवाल पूछना चाहती थी। My name is Akriti Sinha, and my question is how often should you check your portfolio? मेरे हिसाब से once in a quarter, I think you should look at your portfolio. But अगर वहाँ पे अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आई थिंक एक साल तो आपको देना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट को, 1 साल 1.5 साल इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। अगर वो कोई उसमें से कोई अगर पर्टिकुलर फंड अच्छी नहीं कर रही है तो फिर आपको उसको सोचना चाहिए चेंज करने के लिए। बट अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फंड मैनेजर टू परफॉर्म एंड टू डिलीवर हिज रिटर्न्स। 1-2 साल तो मेरे हिसाब से रहना ही तो मैं चाहिए। रोज नहीं चेक करूं? हाँ? रोज नहीं चेक करूं? रोज तो कभी भी चेक नहीं करना क्यों? चाहिए, क्योंकि आप रोज चेक करोगे तो फिर तो आप इमीडिएटली आप उसको रिडम्पशन में डाल दोगे, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे तो होगा ही। तो रोज तो कभी नहीं देखना चाहिए। तो क्यों हम शेयर प्राइसेस को रोज देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड को रोज नहीं देख सकते? शेयर प्राइस भी देखना नहीं चाहिए एक्चुअली। अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे क्योंकि हो तो अगर आप कोई देख ट्रेडिंग सकते कर हो। रहे हैं तो हाँ। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप नुकसान भी करते हो। सही बात है। तो अगर नुकसान करते हो तो फिर फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव तो कभी मीट नहीं होगा ना। हाँ। तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर है आपका, जैसे हेमंत जी बोल रहे थे कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर है कोई गोल कि चलो 5 साल 10 साल 25 साल, आप लोग सब यंग हो तो आपके पास तो एज है, आपको तो 25 साल 30 साल तो आपको मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट्स करना ही चाहिए, तब जाके आप 2-3 करोड़ बनाओगे। परफॉर्मेंस के बाद में एक थोड़ा सा जी, ऐड करना चाहूँगा, जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको देखना है कि परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है। मॉनिटर तो करना है, मॉनिटर करना है 3 महीने में एक बार, ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि बदलाव करना है, मतलब सोच के बैठेंगे अभी आज आधे फंड बदल देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा पैसा जो डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं जा रहा। अब इशू ये है कि मैं परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करूँ, ठीक है। अभी उसमें क्या होता है, हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं कि पिछले 6 महीने में मुझे 3% का रिटर्न मिला या नेगेटिव रिटर्न मिला, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। वो FD वगैरह में चलता है क्योंकि वहाँ पे आपको रेट नोन है कि 7% मिलने वाला है। ये जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है जैसे म्यूचुअल फंड जो है ना, वहाँ पे आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना है। रिलेटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आप इक्विटी फंड में हो, ठीक है, आपको उसको कंपेयर करना है इक्विटी मार्केट से, इंडेक्स से। अगर इंडेक्स मान लीजिए डाउन है 5% और आपका फंड डाउन है 2%, तो फंड मैनेजर ने आपको प्रोटेक्ट किया गिरते से बाजार में। जब मार्केट ऊपर गया और मार्केट ऊपर है 5%, आपका फंड ऊपर है 8%, तो ही इज गिवन यू हायर रिटर्न। तो आई थिंक रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना है। दूसरी बात, अभी पिछले 2 साल में हमने क्या देखा, मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। अब उसको अगर आप लार्ज कैप फंड को देखेंगे 15% का रिटर्न, स्मॉल कैप में नेगेटिव, अब बोलेंगे तो बेकार फंड है इसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है ना। उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन सारे के सारे मिड कैप फंड ने अच्छा नहीं किया, स्मॉल कैप ने अच्छा नहीं किया, तो आप हमेशा रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hello, my name is Praveen Malviya. I would like to ask what are the different types of asset classes? म्यूचुअल फंड का पूछ रहे हैं ना। तो म्यूचुअल फंड में एसेट क्लासेस आपके हो गए, आपके पहला तो हो गया लिक्विड जो मनी मार्केट है, दूसरा हो गया डेट जो सर ने बताया डेट, फिर तीसरा हो गया आपका इक्विटी। और दोनों डेट और इक्विटी के बीच में एक और एक एसेट क्लास है जो आपका इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी जो है, ठीक है। तो दीज आर द एसेट क्लासेस इन। तो अगर आपके पास पैसे हैं फॉर एग्जांपल और आपके अकाउंट में पड़े हैं, सेविंग्स अकाउंट में, आपको म्यूचुअल फंड में एंटर करना है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, पर आपका होराइजन बहुत कम है, 7 दिन ही रखना है, 10 दिन ही रखना है, या 1 महीना 3 महीना रखना है, तो वहाँ पे आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है,
जो शॉर्ट टर्म नेचर के जो होते हैं, 3 महीना 6 महीना वो वाले प्रोडक्ट्स। अगर आपका होराइजन है 1 साल का, तो आप वो डेट फंड में कर सकते हैं। इक्विटी का जो आपका जो सोच है या इन्वेस्टमेंट होराइजन होना, दैट हैज टू बी मोर देन एटलीस्ट 5 years। अगला सवाल। Good evening, I am Rishikant. So I have question regarding investment in share markets. As a first time investor, I want to invest in share market. So how I should decide कि this stock to buy and this stock to prevent to have better returns and minimize the risk. ओके तो बेसिकली हमारा तो ये शो पूरा फोकस म्यूचुअल फंड्स पे है, लेकिन हेमंत जी इसका आप जवाब दे पाएंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सप्लेन करने में 2-3 घंटा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप कंपनी में। देखिए 2 अप्रोच होती हैं, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन मतलब आप देखते हो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, फिर कंपनी। बॉटम अप में देखते हो कंपनी, सेक्टर, ऐसे जाते हो। बट क्या होता है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा एक्साइटिंग लगता है ना स्टॉक मार्केट में, मज़ा आता है थोड़ा कि यार ये स्टॉक में लिया। और आप जब लोगों से बात करोगे ना, वो सिर्फ आपको वही स्टॉक बताएंगे जहाँ पैसा बनाया, कहाँ नुकसान हो कोई बताएगा नहीं आपको। तो आपको लगता है मेरे आसपास तो सारे पैसा बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना रहा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है, इट्स ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन से सेक्टर में डालना है, कौन से स्टॉक में डालना है। वो आप एज ए न्यू इन्वेस्टर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्ट करना। पहले तो आप कंफर्टेबल हो जाओ इक्विटी एज एन एसेट क्लास से, क्योंकि आपके परसेप्शन है, आपने सुना होगा ना इसका नुकसान हो गया, उसको बहुत फायदा हो गया। तो पहले आपको उसको एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस करने के लिए डाइवर्सिफाइड व्हीकल जो है म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। उसके अंदर भी एक बहुत स्टेबल से फंड लीजिए, बहुत एग्रेसिव फंड मत लीजिए। 1-2 साल 2-3 साल के बाद आप इक्विटी से कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, इक्विटी मार्केट बिहेव कैसे करता है। एक बार वो कंफर्ट जोन में आप आ गए, तब मे बी यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट स्टॉक्स। शुरुआत में मत कीजिए। आई थिंक हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मत होती है। ऑलराइट, अगला सवाल। Yeah, Shobha Rajesh here. I wanted to know what is the difference between the absolute rate of return and the IRR percentage. Concept is very simple. If you look at annualized and absolute is point to point. For example, if you invested 10 years ago, okay, what is the return? That's called absolute return from the day you invested, और जहाँ पे आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब क्या है, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी एवरेज निकालते हो। बहुत सारे तरीके हैं उसके निकालने के, बट मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ कि आपने देखा कि मैंने अगर 100% का रिटर्न कमाया मैंने, तो मेरा एवरेज रिटर्न कितना है। अब उसमें इशू क्या होता है, उसमें भी अलग अलग तरह के रिटर्न होते हैं, रोलिंग रिटर्न होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 100% रिटर्न है वो शायद पहले 3 साल में आया और उसके बाद फंड ने कुछ कमाया नहीं, और हम लोग सिर्फ वो एनुअलाइज रिटर्न देख रहे हैं, वो लग रहा है बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आई थिंक उसको ब्रेक करके भी देखना है आपको। सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंपेयर करना है, जैसे मैंने कहा एफडी से या किसी और से। एनुअलाइज रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जैसे मैंने कहा XIRR रहता है जैसे, या रोलिंग रिटर्न जो होता है। रोलिंग रिटर्न मतलब वो आप पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता है 1 साल, फिर नेक्स्ट 1 ईयर कैसा हुआ। क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा 3-4 साल से, लेकिन लोग निकालते नहीं। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि मेरा लास्ट कॉलम दिखा रहा है 14%, तो मुझे लग रहा है 10 साल से मुझे 14% का रिटर्न दिया एनुअलाइज, मैं क्यों पैसा निकालूं। होता क्या है, पहले 3-4 साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा, पिछले 4 साल से रिटर्न नीचे आ रहा है, वो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने। ऐसा एक चीज़ हमारी डिस्कस करनी मिस हो गई, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की कोई चार्जेस होते हैं क्या? कोई किफ़ायती होता है कि महंगा होता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस होते हैं, मैक्सिमम जो 2% 2.25% का जो चार्जेस होते हैं, और वो इक्विटी का जो बोल रहा हूँ मैं, और डेट में तो और कम होते हैं। तो नॉर्मली जो आज की तारीख में जो इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस है, डेट में जो नॉर्मली एक्सपेंस जो चार्जेस करते हैं अराउंड 1% का ही तो होता है। और ये चार्जेस फिर कैसे लगते होंगे हेमंत जी? और साथ ही हम क्या चाहती हूँ कि एग्जिट लोड के बारे में भी आप जानकारी दे दें थोड़ी सी। सबसे हमने बात की, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ म्यूचुअल फंड्स की, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। सेबी जो है रेगुलेटरी बॉडी जो है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है इक्विटी फंड में कितना पैसा, वो भी AUM के हिसाब से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से। बहुत क्लियर गाइडलाइंस है, चाहे वो डेट फंड हो या हाइब्रिड हो या लिक्विड फंड हो, सबकी गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि किसी फंड ने अपनी मर्जी से 2% चार्ज कर लिया, किसी ने 1% कर लिया। उससे कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होता है कितना एक्सपेंसेस है। दूसरी बात, जो NAV आप देखते हो ना, वो NAV पोस्ट एक्सपेंसेस है। मतलब आप जो इनकम उन्होंने कमाई उसमें से खर्चा निकाला, उसके बाद NAV अनाउंस होती है। तो जो NAV है वो आपका नेट ऑफ एक्सपेंसेस रिटर्न है आपको। तीसरा, जैसे मैंने कहा, कोई भी फैक्ट शीट पकड़ लीजिए, किसी भी फंड की फैक्ट शीट पकड़ लीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना एक्सपेंसेस है वहाँ पे। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है,
इक्विटी में शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके पास। इनफैक्ट अभी तो इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन और भी है कि आप डायरेक्ट भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आधा % बचाऊं या 50% का रिस्क लूं। अगर मुझे नहीं पता कौन सा फंड चुनना है, मुझे नहीं पता उसको मॉनिटर कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं आधा % बचा लूँ, बचेगा जरूर, प्रोवाइडेड आप नॉलेजेबल हो, आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर वो नहीं है तो फिर आप रेगुलर प्लान में जाइए। और जैसा मैंने कहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है और एकदम क्लियर है। सारे के सारे फंड एक ही जैसे उनकी AUM के हिसाब से फंड को चार्ज करते हैं। तो रजत जी, यहाँ पे हम अक्सर अब सुनते होंगे एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये अगर मैं पैसा डाल रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें भी क्या एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं? कोई प्रोसेस है ये? पैसिव इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे निफ्टी इंडेक्स फंड जो है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। तो आप होता है कि वो किफायती होता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई फंड मैनेजर होगा नहीं ना, इंडेक्स तो उसी को कॉपी इंडेक्स को फॉलो करता है, राइट? तो उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं लगता है। हाँ, तो वहाँ मतलब पे अगर बाजार गिरेगा तो ऐसा नहीं है कि तो जितना फंड गिरेगा- मैनेजर जैसे आपके कंट्रोल करता है आपके एक्सपोजर को, ऐसा इंडेक्स फंड में नहीं होगा। नहीं, ओके, नॉर्मली इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इंडेक्स के हिसाब से ही होगा। ठीक है। एंड आपको अगर लगता है कि मेरे को उतना ही रिस्क लेना है, उतना ही मेरे को रिटर्न चाहिए, तो उसमें जाना चाहिए। राइट। एक्टिव फंड जो होते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उसका एक ओवरऑल एक मैनेज करने का एक उसका एक्सपर्टीज होता है। अल्फा जनरेट करते हैं जो नॉर्मली जो ये सारे जो फंड मैनेजर्स है, तो जिसको रिटर्न्स आपको इंडेक्स से ज़्यादा चाहिए, तो उनको एक्टिव फंड्स के हिसाब से उनको देखना चाहिए। तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स एक्टिव फंड्स अपने पैसिव फंड से ज़्यादा को रिटर्न मिलेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अहम रूल, अपने गोल्स को लाइन अप कीजिए। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए आप कितना बचा सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, तब जाके आपके सारे आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards, पहला कदम, Season 5।